हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल ई पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई फैमिली का ध्यान बहुत अच्छी तरीके से रख रहे होंगे। आज बहुत दिनों बाद फिजिक्स की क्लास लगी है, तो आज हम वैसे तो मुझे बात करनी चाहिए थी वर्क के कॉन्सेप्ट पर, यानी वर्क, कार्य शक्ति और कार्य ऊर्जा शक्ति, यानी कि वर्क एनर्जी और पावर के कॉन्सेप्ट पर। लेकिन उसको समझने से पहले, ठीक है, उसको समझने से पहले हम वेक्टर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। वेक्टर कॉन्सेप्ट यानी अगर फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर है, जैसे इसके लिए मैथ में भी जो है बताया गया है। आप जो बच्चे इस वीडियो को देखते हैं, अगर वो 11th या 12th की पढ़ाई कर चुके हैं या कर रहे हैं या करेंगे, तो एक बार बुक उठाकर देखें तो उसमें ये वेक्टर एक अलग से चैप्टर दिया हुआ फिजिक्स का, कि वेक्टर, जितनी भी वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, आगे सब सती साथियाँ होती हैं, उनको टैकल करने के लिए हमारे में जितनी कठिनाई आती है उसमें हम मैथ का सहारा लेते हैं। मेरे गुरुजी थे, वो कहते थे कि जहाँ पे मैथ खत्म होती है वहाँ से फिजिक्स की शुरुआत होती है, और फिजिक्स को सरल बनाने के लिए ही मैथ का सहारा लिया जाता है। इंटर में इसके मैथ की किताब में इसके नाम पर एक चैप्टर भी है। तो वैसे तो मैं उतने डीप में नहीं जाऊँगा। जो जो चीज़ें ज़रूरी है, जो चीज़ें आगे आने वाली चीज़ों के लिए, आगे आने वाले कॉन्सेप्ट में यूज़ होने वाली हैं, वो उस कॉन्सेप्ट को मैं इस वेक्टर में डिस्कस कर लूँगा। आइए तो बात करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था कि डिस्टेंस, हम मोशन में हमने बात की थी, डिस्टेंस यानी कि दूरी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां से हमको पता लगता है कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी विस्तृत चर्चा हमने मोशन, गति के चैप्टर में हमने की थी। तो अगर मैं कहूं कि ये कोई राशि है ए, तो ये क्या है? ये इस समय जो लिखी हुई है ये एक स्केलर फॉर्म में लिखी हुई है, ठीक है। स्केलर का मतलब क्या होता है? इसके मतलब होता है कि उसका टोटल मैग्नीट्यूड से मेरा तात्पर्य है, मेरा मतलब है कि उसमें जितना संख्यात्मक मान, जितनी न्यूमेरिकल वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, टोटल पूरी की पूरी वो वैल्यू। मतलब कि अगर मैं बोलता हूं कि 5 मीटर नॉर्थ, 5 मीटर नॉर्थ, मैं बोलता हूं 5 मीटर नॉर्थ, तो ये जो होल क्वांटिटी होगी ये रिप्रेजेंट करेगी आपके डिस्प्लेसमेंट को। बट जो 5 मीटर होगी वो रिप्रेजेंट करेगी डिस्टेंस को, क्योंकि डिस्टेंस में हमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इससे आप पहचान सकते हैं। लेकिन अगर कोई राशि ए कह दे, ठीक है, तो ये ए, अगर इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? वेक्टर ए, इसके पर हम एक डायरेक्शन, एक नोटेशन लगाते हैं और इसको लिखते क्या है? ए कैप। ए कैप एक यूनिट वेक्टर होता है, एकांक सदिश होता है, एकांक वेक्टर होता है। इसकी चर्चा भी हम करेंगे वेक्टर के प्रकार में। और ये किसी राशि को लिखने का तरीका होता है, ठीक है। इसमें हम 3D की भी थोड़ी सी बात करेंगे। ये एक्स, वाई और जेड, कुछ बच्चे परिचित होंगे, कुछ बच्चे आज परिचित होंगे इन चीजों से, ठीक है। तो इसको भी बने रहने देते हैं। तो ये हो गया। अगर हमें इस राशि का मैग्नीट्यूड लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? इसका मैग्नीट्यूड होगा मॉड। किसी भी चीज का, किसी भी राशि का मैग्नीट्यूड मॉड निकालने के लिए हम उस पर मॉड लगा देते हैं। ये तो फिर ये और ये अलग है? नहीं, ये और ये अलग नहीं है। इसका मैग्नीट्यूड ये लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह पे भी हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। ये भी एक नोटेशन होता है, ठीक है। तो अब ये बात हो गई। इसका मतलब क्या हो कि एक जो मैंने यहां बताया था, यहां क्या था? जो हमारा मॉड है यही है मॉड ए, और जो डिस्प्लेसमेंट है ये है वेक्टर ए। ये क्या है? ये है हमारा एकांक सदिश, इसको बोल देंगे। वैसे तो ये इसकी चर्चा भी हम करेंगे बाद में, लेकिन हम डायरेक्शन के तौर पर इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। हम इसको डायरेक्शन के तौर पर दिखा सकते हैं। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम इस टाइप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर वो उसकी डायरेक्शन, उसकी मोशन स्पेस में हो रही हो, तब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तब के लिए हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे उसके एक्स, वाई और जेड एक्सिस पर उसके कंपोनेंट्स को डिवाइड करके, ताकि हमें
जो है उसको टैकल करने में आसानी हो, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको किसी ए वेक्टर को लिखें, अब मुझे नहीं पता कि ए वेक्टर कोई एक रैंडम मैंने चूज किया है, मैंने एक रैंडम वेक्टर चूज किया है ए वेक्टर, इंग्लिश वर्णमाला के 26 अक्षरों में से कोई एक ए। अब मुझे नहीं पता कि इसका एक्स एक्सिस के सापेक्ष क्या जो है घटक होगा, कौन सा इसका जो है कंपोनेंट इस पर गिर रहा होगा, तो इसके लिए मैंने उस कंपोनेंट को अपने मन से रैंडमली आई मान वो ax मान लिया। ठीक, ये वेक्टर हो गया x के, ठीक है, ये वेक्टर जो हो गया वो भी x के, ये अब ये बढ़ रहा है तो ये जो हो जाएगा वो x एक्सिस के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ये x एक्सिस के एक्सिस पे हो गया। ठीक, क्योंकि ये जो है ये पूरी होल मोशन को रिप्रेजेंट करता है। अब x एक्सिस को, क्योंकि ये वेक्टर है और वेक्टर के लिए हमको डायरेक्शन जरूरी है, तो ये बात हम याद रखेंगे कि x एक्सिस पर डायरेक्शन दिखाने के लिए हम ऑलवेज आई कैप का यूज करते हैं। ठीक, y एक्सिस पर डायरेक्शन दिखाने के लिए हम हमेशा j कैप का यूज करते हैं, और z एक्सिस पर डायरेक्शन दिखाने के लिए हम ऑलवेज k कैप का यूज करते हैं। ओ सॉरी, इस पे बिंदी नहीं रहती है, k कैप का यूज करते हैं। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, I से j, j से k से ये इस ऑर्डर में चलता है। इस ऑर्डर का बहुत बड़ा मतलब है, ये आपको जब हम वेक्टर का गुणा मल्टीप्लिकेशन बताएंगे तब समझ में आएगा। तो x एक्सिस के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, आई कैप। ये भी थोड़ा अजीब लग रहा होगा, शुरू में मुझे भी पढ़ने में अजीब लगता था, लेकिन जब बाद में आप इन सब चीजों से परिचित हो जाएंगे तो वो आपके लिए बाद में दिक्कत नहीं करेगा। ये हो गया किसी घटक को, किसी एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में तोड़कर मैंने लिख दिया। अब अगर मैं सीधे ये लिख देता, तो इसका मतलब, इस चीज का मतलब होता कि मोशन जो है वो केवल x एक्सिस के अकॉर्डिंग ही हो रही है, मोशन केवल x एक्सिस के एक डायरेक्शन में हो रही है, उसी की डायरेक्शन में हो रही है। अगर मैं सिंपली ये लिख देता तो इसका मतलब होता कि जो मोशन हो रही है, जो ए अगर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो वेलोसिटी है वो y एक्सिस के अकॉर्डिंग हो रही है, यानी कि वर्टिकली मोशन हो रहा है, वर्टिकली अपवर्ड आइदर वर्टिकली डाउनवर्ड, हम ये कह सकते हैं। इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए, इतनी समझ में आनी चाहिए कि हम किसी भी राशि को इसमें लिख सकते हैं। अब जो ये ए वाई है, ये इसका मैग्नीट्यूड बताएगा, ए वाई जो है वो उसका मैग्नीट्यूड बताएगा वाई एक्सिस पर मैग्नीट्यूड बताएगा। इसका होल मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। ठीक है, इतनी बातें लगभग क्लियर होगी। ये वेक्टर कॉन्सेप्ट जो ये समझने का कॉन्सेप्ट, मतलब इसको आप समझ करके लिखेंगे। इसको जो है मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ, आगे जब मैं वर्ग पढ़ाऊंगा तो उसमें आएगी F/S, तब आप मुझसे पूछेंगे कि ये डॉट क्या है, F पे वेक्टर लगा है, S पे लगा है, तो W पे क्यों नहीं लगा। ये W बराबर FS cos थीटा आपने कहां से ला दिया। तो इन सब चीजों का जो जवाब है, ये डॉट क्या है, ये वेक्टर है तो ये इस पे क्यों नहीं वेक्टर लगा है, ये cos थीटा अपने आप कहां से आ गया, इन सब का जवाब इसी वेक्टर कॉन्सेप्ट से मिलेगा। क्योंकि आपकी फोर्स जो वर्क बनता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से बनता है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी होती है, आपकी सदिश राशि होती है। और ये cos थीटा कहां से आया, कैसे आया, इसका जवाब आपको इन सब चीजों से मिल जाएगा। तो इसको पढ़ना जरूरी था, और वैसे भी आप इससे परिचित होंगे ही, तो थोड़ा परिचय मैं भी करा देता हूं। अब बात करते हैं कि कैसे कैसे वेक्टर होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, वेक्टर के टाइप की बात करते हैं। वैसे तो इसके कई टाइप हैं, क्योंकि हम लिखते हैं तो उसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम पहले टाइप की बात करते हैं, इक्वल वेक्टर। पहले इक्वल का मतलब क्या होता है, समान सदिश, इक्वल वेक्टर या समान सदिश। ये क्या होता है, कोई भी दो वेक्टर, बात करते हैं कोई भी टू वेक्टर, एनी टू वेक्टर,
ठीक है, जो मैग्नीट्यूड किसमें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में क्या हो, सेम हो। ये दो वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में सेम हो। जैसे मैंने ये एक वेक्टर खींचा, एक वेक्टर ये खींचा, इसको नहीं खींचते, ये खींचा, ये कौन सा है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। दोनों की डायरेक्शन क्या है, दोनों की डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट। और जो एरो है वो क्या है, जो एरो का मैग्नीट्यूड, माना कि इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो अगर 3 इकाई है, 3 यूनिट है, और बी का भी मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर जो है, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या हो जाएंगे, वो इक्वल वेक्टर हो जाएंगे। वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल वेक्टर हो जाएंगे कब, जब उनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन जो है वो सेम होगी। इतनी बातें क्लियर है। अब इक्वल वेक्टर है तो अपोजिट वेक्टर भी होगा, ठीक है। अब इक्वल वेक्टर तो अपोजिट वेक्टर भी होगा। तो आइए हम बात करते हैं विपरीत सदिश। मेरा तात्पर्य अपोजिट वेक्टर से है। इसमें क्या होगा, दो वेक्टर, दो के बीच तुलना होगी, जाहिर सी बात है। कोई भी दो सदिश जो मैग्नीट्यूड और जो मैग्नीट्यूड में सॉरी मैग्नीट्यूड और जो मैग्नीट्यूड में सेम हो बट डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड में सेम हो लेकिन डायरेक्शन में सेम ना हो। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है। दोनों का मैग्नीट्यूड यानी कि लंबाई देखने में बराबर लग रही है, लेकिन जो लंबाई इन लोगों की देखने में बराबर लग रही है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन विपरीत है। तो ये विपरीत, ये अपोजिट वेक्टर ए और बी एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर कहलाएंगे। कोई भी दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में सेम हो लेकिन डायरेक्शन में अलग अलग हो, उनको हम अपोजिट वेक्टर ही कहेंगे। ये इसका एग्जांपल भी मैंने बता दिया है। अब कौन सा वेक्टर आता है, अब हम बात करेंगे जो आपको नए वेक्टर से मैंने परिचित कराया था, जिसका नाम है यूनिट वेक्टर। जिसका नाम है यूनिट वेक्टर। क्या कहते हैं इसको, एकांक सदिश। इसको ए ऊपर जो तिरछा वाला लगाते हैं, इसको तिरछा वाला क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है, तिरछा वाला जो है इसको कहा जाता है कैप। तो इसको हम पढ़ेंगे ए कैप। क्या पढ़ते हैं, ए कैप। यूनिट वेक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो ऑलवेज 1 होता है। यानी कि इसको हम किसी के साथ भी लगा सकते हैं और हटा सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जो है वो 1 है, इसलिए इसको हम लगा सकते हैं। लेकिन इसकी वैल्यू भी पढ़नी पड़ेगी। तो मैंने क्या बताया था, अभी मैंने बताया कि ए वेक्टर जो होता है वो मॉड ऑफ ए, क्योंकि ए के मॉड को सिंपली हम ए लिख सकते हैं। कैसे, अगर हम 3 लिखते हैं तो 3 का मॉड क्या होगा, सिंपली 3 होगा। तो हम इस तरह ना लिख करके ये भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा वो प्लस में हो जाएगा तो उसमें, ठीक है। तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं। और ए कैप डायरेक्शन बताता है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन। तो ए कैप की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर अपॉन ए, सिमिलरली ए वेक्टर अपॉन ये ए कैप की वैल्यू आ गई। अगर हमसे कहीं ए कैप के बारे में पूछेगा तो हम ऐसे ए कैप को निकाल लेंगे, ठीक है। इसको पढ़िए, ये अभी एकदम बाउंसर जा रहा होगा, कोई बात नहीं, आप इसको नोट करते रहिए, पढ़ते रहिए, ये समझ में आएगा, ये सब समझ में आएगा जब हम कार्य पढ़ेंगे, जब हम आगे की चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम करंट पे आएंगे और जो है उसके आगे फिजिक्स, जब फिजिक्स चलना शुरू होगी, ठीक है, अभी तो खड़ी हो रही है, जब चलना शुरू होगी फिजिक्स तब आपको इस समय समझ में आएगा। वैसे तो मैं फोर्स में
वर्ग में काफी कुछ इन सब के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा, उसकी चिंता आप लोग मत कीजिए। हो सकता है इसके लिए एक क्लास लगे, इसी क्लास में पूरा हो जाए, अगर नहीं होता है तो उसकी अगली क्लास में मैं इसको पूरा कर दूंगा, इसकी चिंता आप मत कीजिएगा। अब इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं है, छोटा बोर्ड है मेरा। हम लोगों ने कहां तक बात की थी? अपोजिट वेक्टर तक, सॉरी एकांक वेक्टर तक। अब हम बात करेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर। इसको कहते हैं लंब कोणीय सदिश। इसका भी परिचय मैंने आपसे करा, आप इसको जानते हैं। आई कैप, जे कैप, के कैप, इसी को लंब कोणीय सदिश कहते हैं। एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग क्या होता है? आई कैप। वाई अक्ष के अकॉर्डिंग क्या होता है? जे कैप। और जेड अक्ष के, सॉरी अकॉर्डिंग नहीं, अनुदिश कह सकते हैं, इन डायरेक्शन में, के कैप। ठीक, इतनी वैल्यू हो गई। ये लंब कोणीय सदिश है, ये लंब कोणीय सदिश है। इसके बाद हम बात करते हैं जीरो वेक्टर की। हाँ, जीरो वेक्टर भी होता है। शून्य सदिश। शून्य सदिश क्या होता है? ये जीरो तो लगता है लेकिन सदिश है इसलिए ऊपर एरो लग जाएगा, खाली इतना जानना था। जैसे कि हमने लिखा ए वेक्टर माइनस ए, अब इसको जीरो नहीं लिखेंगे, इसको जीरो वेक्टर लिखेंगे क्योंकि ये वेक्टर मैथ चल रही है। ठीक है, आपकी 2 माइनस 2 जीरो वाली नहीं चल रही है, ये वेक्टर चल रही है। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें ये दोनों घट के जीरो आ गए, जीरो सदिश हो गया। अब दो सदिशों का घटाना जोड़ना पढ़ेंगे कि उसका परिणामी कैसे निकालते हैं, क्योंकि इसमें देखिए ये आवश्यक क्यों हुआ। हम सदिश की बात कब करते हैं? जब डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती है, और दो डायरेक्शन, जैसे कि कोई सदिश है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर किसी चीज का एक भाग इस डायरेक्शन में है, किसी चीज का एक भाग इस डायरेक्शन में है, तो हम कैसे पता करेंगे कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट पार्ट होगा, वो किस डायरेक्शन में होगा? बिना इसकी मदद के, इस वेक्टर की मदद के हम नहीं बता सकते, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बताना इस बात को। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि कोई फोर्स है वो F1 इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है, तो हम क्या कहें कि F1 और F2 का रिजल्टेंट किधर लगेगा? हम कैसे बताएंगे किधर लगेगा F1 F2 का रिजल्टेंट? तो या तो ये दोनों जुड़ेंगे या तो घटेंगे, ऐसी कोई जो है मेथड तो लगेगा। तो इसी चीजों को दूर करने के लिए वेक्टर सम, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर सब्सट्रैक्शन, इन सब टर्म को हम यूज करते हैं इन सब चीजों से टैकल करने के लिए। तो अब हम पढ़ते हैं वेक्टर सम, वेक्टरों का योग, कि दो वेक्टर जुड़ते कैसे हैं, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, अपने मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग उनको जोड़ा कैसे जाता है। ठीक है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होती है जियोमेट्रिकल मेथड, जियोमेट्रिकल मेथड, एक होती है एनालिटिक मेथड। एक जियोमेट्रिकल 3 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी ट्राइएंगल मेथड, एक होती है आपकी पैरेललोग्राम मेथड, और एक होती है आपकी पॉलीगन मेथड। ठीक,
पॉलीगन मेथड, एनालिटिकल मेथड, ये जो है एनालिटिकल मेथड, ये भी मेरे ख्याल से दो ही प्रकार का होता है। एनालिटिकल नहीं, एनालिटिकल मेथड दो प्रकार का नहीं होता है। एनालिटिकल मेथड ऐसे रहता है, ठीक है। हम इन दोनों चीजों पर ज्यादा बात करेंगे। ट्रायंगल मेथड, ट्रायंगल मेथड का क्या है? इसमें कहते हैं कि अगर दो सदिश को किसी, मतलब कि जो टू वेक्टर है उनको किसी ट्रायंगल की एडजेसेंट साइड्स के रूप में, साइड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तब जो उसका रिजल्टेंट होगा वो किस प्रकार होगा। हम ट्रायंगल मेथड की बात कर रहे हैं कि अगर कोई ट्रायंगल है, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया, ये हो गया, ये कोई ट्रायंगल हो गया पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अभी हम इसकी साइड्स को मिलाते नहीं है, ठीक। अब हमने इसकी इस साइड्स पर एक वेक्टर रिप्रेजेंट किया ए, ठीक, वेक्टर ए, ठीक है। हमने इसकी दूसरी साइड पर वेक्टर रिप्रेजेंट किया बी, तो जो इसका ए और बी का जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा, इसे हम कहेंगे वेक्टर आर। आर का मतलब रिजल्टेंट, रिजल्टेंट वेक्टर। तो इस हिसाब से पैरेललोग्राम मेथड क्या होता है, इसमें हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, एक समांतर चतुर्भुज, एकदम नाम से कंफर्म है ये चीज। ठीक, ये हो गया इसका विकर्ण। तो अगर हम इसकी दो एडजेसेंट साइड्स को किसी एक फॉर्म में किसी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दे, ये एडजेसेंट है, दो संलग्न हो जाए, तो जो इन दोनों का परिणामी होगा वो इसकी क्या कहते हैं, विकर्ण, विकर्ण के विकर्ण जिस दिशा में जाएगा उस दिशा में जाएगा, ठीक है। अब इसे मान लीजिए यहाँ F1 था, यहाँ F2 था, तो जो इसका परिणामी होगा, जो इसका रिजल्टेंट बनता उन दोनों फोर्स का, वो इसी डायरेक्शन में बनता। पॉलीगन मेथड थोड़ा आगे निकल जाता है, अभी हमें जिस चीज का काम है वो ये दोनों है, तो हम इन दोनों पे ज्यादा बातें करेंगे, ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे। तो ये हो गया आर, तो ये आपका रिजल्टेंट हो गया, ये हो गया पैरेललोग्राम मेथड, और ये हो गया ट्रायंगल मेथड। ये पैरेललोग्राम मेथड हो गया और ये ट्रायंगल मेथड हो गया। हम इस एंगल को अल्फा और इसको थीटा मान ले रहे हैं, ठीक है। हम इस एंगल को अल्फा और उसको थीटा मान ले रहे हैं, ठीक। तो इसका रिजल्टेंट लिखा कैसे जाएगा, हम ये बात करते हैं, अभी मैं बताता हूं, ठीक है। इसका रिजल्टेंट लिखा जाएगा आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये रिजल्टेंट लिखा जाएगा। रिजल्टेंट क्या लिखा जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये रिजल्टेंट लिखा जाएगा। और जो एंगल, अगर हमको अल्फा निकालना है तो अल्फा क्या लिखा जाएगा, बी साइन थीटा, वो लिखा जाएगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये लिखा जाएगा एंगल। सॉरी, ये अल्फा होगा। हम अल्फा निकालेंगे कैसे, हम अल्फा इस तरह निकालेंगे। तो ये बात आपके समझ में आई। अगर यहाँ पे रिजल्टेंट, अब ए और बी क्या है, ए हमारा F1 हो जाएगा, F2 हो जाएगा, S1 हो जाएगा, S2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी दो सदिश राशि रिप्रेजेंट कर सकते हैं। R क्या होगा, R उन दोनों का परिणामी होगा। अगर उन दोनों की वैल्यू
ए ऑफ डी की वैल्यू 1 है, तो ये सीधे सीधे cos थीटा हो जाएगा। अब इतनी बात बचती है इसमें, बाकी बड़ा कॉन्सेप्ट है उसको मैं दूसरे लेक्चर में करूंगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है। इसका जो रिजल्टेंट जो मैंने बताया था, ये हो गया F1, ये हो गया F2, ये जो मैंने बताया था ये हो गया F1, ये हो गया F2, ये इसी तरह होता है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, वो इस डायरेक्शन में जाएगा। ये हो गया R, ये हो गया आपका रिजल्टेंट। मुझे लगता है इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। आशा करता हूँ कि ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करने का ऑप्शन भी दिया गया है, और कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिए कि क्यों आपने डिसलाइक किया, उसका कारण क्या था, कि उस चीज़ों को सुधारा जा सके। आज के लिए इतना ही। इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है यानी कि एनालिटिकल मेथड, ये मेथड बहुत ज़रूरी है। लगभग यही चीज़ें काम में आती हैं। ये तो तरीका था रिप्रेजेंटेशन का, कैसे हम निकालेंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।